ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफिस की समस्या से निपटकर आदित्य घर आया तो वहाँ उसकी माँ निर्मला समीरा का हाथ लिए बैठी हुई थी। उन्होंने सोचा कि आज उन दोनों को एक दूसरे से मिलने का खुलकर मौका मिलेगा, लेकिन आदित्य ने खुले शब्दों में कह दिया था कि उसकी एक वाइफ है, जिसके होते हुए वो किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस बात को सुनकर जितना समीरा परेशान थी, उतनी ही टेंशन में निर्मला भी थी। बड़ी चालाकी से जो डिवोर्स पेपर उसने बनवाए थे, उन्हें साइन करने के लिए उसने आदित्य को न जाने क्या क्या नहीं समझाया। आदित्य, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तुम करोगे ना इन पेपर पर साइन? निर्मला ने बहुत समझाने के बाद बड़ी उम्मीद से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। आदित्य ने उस फाइल को अपने हाथ में लिया और डिवोर्स पेपर को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने उन कागजात को फाड़कर निर्मला को बिना कुछ कहे ही उसका जवाब दे दिया था। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। जब तक नेहा पर्सनली आकर मुझसे नहीं मिलती, मुझसे नहीं कहती कि उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए, मैं तलाक नहीं दूंगा। आदित्य ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर दबाव देते हुए कहा था। निर्मला अपने बेटे को चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में देखकर अच्छे से समझ पा रही थी कि उसे नेहा से कितना लगाव हो गया था। और हाँ, एक बात और, मुझे अपनी लाइफ में इतनी इंटरफियरेंस पसंद नहीं है। मेरे पास मेरी फ्रीडम होनी चाहिए। मैं खुद डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे निजी मामलों में मुझे किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। आदित्य ने अपना मुंह फेरते हुए कहा। अपनी माँ को जवाब देकर वो वहां से खड़ा हो गया और सीधे ऊपर जाने लग गया। इस घर में आदित्य का कमरा ऊपर था, जहां वो पहले रहा करता था। उसने तो निर्मला को अपनी तरफ से सब कुछ कह दिया था, लेकिन निर्मला के लिए ये सब कुछ हजम करना आसान नहीं था। वो तुरंत खड़ी होकर आदित्य के पीछे चलने लगी। उसे रोकने के लिए उसने पीछे से आवाज लगाई, रुको, वहीं रुको। क्या कहना चाहते हो तुम? अपनी माँ को मत सिखाओ कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। आई एम योर मदर एंड आई केयर ऑफ यू। निर्मला और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आदित्य अब उसकी एक नहीं सुनना चाहता था। वो बिना रुके बस सीधे चलता गया और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। निर्मला को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतनी इज्जत करने वाला बेटा आज उनकी बात इग्नोर करके चला गया था। उसे अनसुना करके चला गया। राजीव अपने कमरे से बाहर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। अंदर ही अंदर उसे अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस बेटे पर उन्हें नाज होता था, आज वो खुलेआम उनका गुरूर तोड़ रहा था। आदित्य के जाने के बाद निर्मला को सिर्फ राजीव ही दिख रहा था अपना गुस्सा निकालने के लिए। देखा तुमने? यहाँ घर में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम आराम से अपनी बुक्स पढ़ो। आदित्य ने डिवोर्स पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? कुछ सोचा है तुमने? निर्मला ने राजीव से कहा। उसे उम्मीद थी कि जो काम उससे नहीं हो पाया, शायद आदित्य के डैड करवा ले, लेकिन राजीव के लिए तो डिवोर्स की बात ही बिल्कुल नई थी। क्या डिवोर्स पेपर्स? वो तुम्हारे पास कैसे आया? राजीव ने पूछा। उसका सवाल सुनकर निर्मला के चेहरे पर एक अलग सी झिझक आ गई। हाँ, मैंने बनवाए हैं, पर मैं करती भी क्या? देखा है ना तुमने, ये लड़का उस लड़की के लिए क्या क्या करता रहता है। बड़ी मुश्किल से तो वो यहाँ से गई है। इससे पहले कि वो वापस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे इन दोनों का ये रिश्ता तोड़ना होगा। मैं अपने ही बेटे को गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकती हूँ, और वो लड़की सिंघानिया परिवार में नहीं आ सकती है। ये फाइनल है, निर्मला ने पूरे विश्वास के साथ कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे यहाँ से भेजने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? राजीव ने पूछा।
वो इतने सालों से निर्मला के साथ था और अपनी वाइफ को बखूबी समझता था। हाँ, मैंने ही किया है, लेकिन मैंने नेहा और उसकी बेटी को जरा भी हर्ट नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ नेहा को यहाँ से जाने के लिए कहा था। मैंने तो उसे पैसे भी देने चाहे, लेकिन उसके लिए नहीं, निर्मला ने बताया। कहीं न कहीं इस बात का अफसोस तो उसे भी था कि नेहा बिना किसी मदद के यहाँ से अपनी एक छोटी बेटी को लेकर चली गई थी, लेकिन अपने बेटे को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था उसके पास। राजीव भी अच्छे से समझ रहा था कि निर्मला एक माँ होने के नाते आदित्य का सिर्फ भला ही चाहती थी। उसने लंबी सांस लेने के बाद कहा, ठीक है, अब जब वो लड़की यहाँ से चली गई है तो उनकी ज्यादा फिक्र मत करो, वो संभाल लेंगे खुद को। और आदित्य कोई बच्चा नहीं है, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हूँ। आदित्य भले ही ना समझे, लेकिन नेहा यहाँ से चली गई है, ये खुशी की ही बात है, निर्मला ने कहा। राजीव का शांत स्वभाव देखकर उसने भी अपनी एंजाइटी कम करने की कोशिश की। हाँ, और तुम भी ये मत भूलो कि तुम निर्मला सिंघानिया हो। तुम्हारा इस तरह से ये सब कुछ करना ठीक नहीं लगता। रिमेम्बर डैड, राजीव ने उसे समझाया और वहां से चला गया। माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बीच की बात अब किसी तीसरे तक भी पहुंच गई थी। आदित्य अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था और उसने सब कुछ सुन लिया था। उसका मोबाइल नीचे ही रह गया था, जिसे लेने के लिए वो बाहर आ रहा था, लेकिन अपने मॉम डैड की बात सुनकर वो रुक गया था। उसे तो पहले ही लगा था कि नेहा अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं गई होगी। जरूर उसके ऊपर कोई दबाव होगा, लेकिन अब अपनी माँ की बात सुनने के बाद उसे सब कुछ क्लियर हो गया। ये सोचकर कि नेहा बिना किसी मदद के पीहू को यहाँ से लेकर चली गई थी, आदित्य की टेंशन अब और बढ़ रही थी। उसे चिंता इस बात की हो रही थी कि ऐसी स्थिति में नेहा और पीहू ठीक होंगे या नहीं। यहाँ समीरा अपने घर पहुंच चुकी थी। पूरे रास्ते नेहा के बारे में उसने न जाने क्या क्या नहीं बोला। आदित्य ने जिस तरह से आज नेहा को अपनी वाइफ कहा था, ये समीरा के गले के नीचे ही नहीं उतर पा रहा था। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे के बाहर उतरी, उसने गाड़ी का दरवाजा बड़ी तेजी से जोर लगाकर बंद कर दिया। उसकी आवाज घर के अंदर तक सुनाई दे चुकी थी। पैर पटकते हुए वो घर के अंदर पहुंची, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं था। इतनी देर हो चुकी थी कि घर के सभी लोग सो चुके थे। गुस्से की वजह से वो इतना हाफ रही थी कि अगर उसे कोई छू भी दे तो वो रो दे। जितनी बार उसने आदित्य की बात याद आ रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। लिविंग रूम में समीरा के डैड मिस्टर बजाज ने एंटीक्यूज 100 पीसेज लगा रखे थे, जो उन्हें बहुत पसंद थे। समीरा अब अपने इमोशंस को अपने अंदर समेट नहीं पा रही थी। उसने एक एक करके उन एंटीक्यूर को फेंकना शुरू किया। उसका पूरा गुस्सा अब उसके सामने रखे सामान पर उतर रहा था। कभी उसके कानों में आदित्य की बात गूंजती, तो कभी उसकी आंखों के सामने नेहा का चेहरा। धीरे धीरे रात का शांत माहौल शोरगुल में भर गया था। सामान गिरने की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि सभी सर्वेंट्स की नींद खुल गई। जैसे ही वो बाहर भाग कर आए, समीरा का ये रूप देखकर उनकी आत्मा कांप उठी थी। उनमें से एक सर्वेंट ने तो जाकर समीरा को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन समीरा ने उसे धक्के मारकर खुद से दूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसके गुस्से के चलते कोई भी सामान नहीं बचेगा हॉल में। जोश जोश में समीरा ने वो एंटीक्यू पीसेज उठा लिया था जो मिस्टर बजाज का फेवरेट था। उन्होंने इस पीसेज को फ्रांस से मंगवाया था। वो अपनी जगह से हिल भी जाता था तो सर्वेंट्स की सामत आ जाती थी, और आज समीरा ने उसी पीसेज को तोड़ने के लिए उठा लिया था। वहां खड़े सभी सर्वेंट्स के पसीने छूट गए थे ये देखकर। मैडम प्लीज रुक जाइए मैडम, ये सर का फेवरेट है, उनमें से एक ने बड़ी हिम्मत करके कहा। कोई मेरे पास नहीं आएगा। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो मैं उसी पर ये दे मारूंगी। ब्लडी नेहा,
तुम्हें तो मैं, चिल्लाकर वो उस पीसेज को तोड़ने ही वाली थी कि तभी समीरा के मॉम और डैड मिस्टर और मिसेज बजाज वहां दौड़ते हुए आ पहुंचे। हॉल में इतना शोर हो रहा था कि उनकी नींद ही खुल गई थी। समीरा, व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग? क्या पागलपन है ये? मिस्टर बजाज ने समीरा को रोकने के लिए उस पर चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही समीरा ने अपने डैड की आवाज सुनी, उन्हें पलट कर देखा, एक सर्वेंट ने बड़ी तेजी से पीछे से जाकर समीरा का हाथ पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है समीरा? हैव यू गॉन मैड और व्हाट? रखो उसे नीचे, समीरा ने डैड ने उसे घूरते हुए कहा। वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने पिता के सामने आंख उठाने की हिम्मत उसमें आज भी नहीं थी। समीरा ने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए उस एंटीक्यू पीसेज को सही सलामत नीचे रख दिया। उसके डैड ने जब आसपास देखा तो पूरा लिविंग रूम बिखरा पड़ा हुआ था। उनके सारे अच्छे एंटीक्यू पीसेज टूटे हुए थे। जहां वो समीरा के किए गए नुकसान से बहुत ज्यादा निराश थे, वहीं समीरा की माँ उसकी हालत देखकर बहुत ही परेशान। ऐसा क्या हो गया है जो तुम ये सब कर रही हो? तुम कोई बच्ची नहीं हो जो तुम्हें अपना गुस्सा दिखाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है, समीरा के डैड ने उसे डांटते हुए कहा। समीरा हांफते हुए नजरें झुकाकर खड़ी थी। उसके पास कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अरे तुम भी देखो तो लड़की कितनी परेशान है, समीरा की मॉम ने उसके डैड को तुरंत शांत करते हुए कहा। तभी उनका ध्यान उनके हाथ पर गया जहां पर एक कट लग गया था। अपने गुस्से में समीरा को यह भी एहसास नहीं हुआ कि उनका हाथ कट गया है जिससे खून बह रहा था। ओह गॉड, तुम्हारा हाथ दिखाओ मुझे, कहकर उसकी माँ ने झट से समीरा का हाथ उठाकर उस चोट को ध्यान से देखने लगी। चलो चलो मैं दवा लगा दूं, कहकर माँ ने समीरा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर चली गई। वो जानती थी कि समीरा अपने डैड के सामने कुछ भी नहीं बोलेगी, इसलिए उसे अकेले में ले जाना जरूरी था। यहाँ मिस्टर बजाज को समीरा की चोट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो उसका ये बिहेवियर बिल्कुल बचकाना लग रहा था। उनके हिसाब से वजह चाहे जो भी हो, अपने गुस्से में किसी भी चीज का नुकसान करना कहीं की समझदारी नहीं थी। अपनी वाइफ और बेटी के वहां से निकलते ही उन्होंने आसपास बिखरे सामान की ओर देखा और सर्वेंट से कहा, साफ करो ये सब और बाकी के बच्चे एंटीक्यू मेरे कमरे में रखवाओ। वो पीसेज वाकई में उनके फेवरेट थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें पहले फिक्र उन 100 पीसेज की ही थी। यहाँ समीरा को उसकी माँ ने अंदर कमरे में बैठाया, कट को अच्छे से साफ करके उस पर दवाई लगानी शुरू की। समीरा की आंसुओं से भरी आंखें और गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसकी माँ को अच्छे से दिखाई दे रहा था कि बात कोई छोटी नहीं थी। कुछ देर रुकने के बाद सही मौका देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ समीरा, इतना क्यों परेशान हो? कुछ नहीं मॉम, बस ऑफिस में थोड़ा ज्यादा प्रेशर है आजकल, इसीलिए। समीरा ने तुरंत अपनी माँ से झूठ बोल दिया। सच बोलकर वो अपनी ही माँ के सामने और ज्यादा इम्प्रेस नहीं होना चाहती थी। अगर वो बता देती कि आदित्य उसे किस तरह से ट्रीट करता है तो उसकी मॉम भी कभी आदित्य के पीछे उसे जाने नहीं देगी। लेकिन वो भी समीरा की माँ थी। एक झटके में समझ गई थी कि ऑफिस का टेंशन उस पर इतना भारी नहीं पड़ सकता था। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल किया, तुम इधर बीच में आदित्य के घर भी जा रही थी ना? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? जब समीरा की माँ ने आदित्य और उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो समीरा झट से कही, मॉम डोंट वरी, निर्मला आंटी मुझे बहुत पसंद करती है। वो मुझे अपने साथ फैमिली मीटिंग में भी ले गई थी। वो भी यही चाहती है कि आदित्य मेरे साथ और टाइम स्पेंड करे। समीरा ने अपनी माँ से सिर्फ उतनी ही बातें शेयर की जो उनके फेवर में थी। उसकी आवाज में जो जिद और कॉन्फिडेंस था, उससे ये साफ समझ आ रहा था कि उसने ठान लिया था कि अब चाहे जो भी हो, उसकी और आदित्य की शादी तो होकर ही रहेगी। हाँ, दैट्स गुड,
समीरा की माँ ने हाथ में पट्टी बांधते हुए कहा, मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी, कोई उसे पसंद न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, आदित्य में थोड़ा एटीट्यूड है, लेकिन वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा एक दिन। माँ ने अपनी बेटी पर नाज करते हुए कहा। हर माँ के लिए उनका बच्चा किसी तारे से कम नहीं होता है। समीरा की माँ भी उसे सबसे सुंदर मानती थी और उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी की अच्छाई एक न एक दिन तो आदित्य जरूर देखेगा। अपनी माँ की बातें सुनकर समीरा शर्मा गई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, क्या मॉम, आप भी? अचानक से समीरा का उतरा हुआ चेहरा खिल सा गया था। आदित्य के साथ होने की बात वो जब भी सुनती थी, उसकी बाकी सारी परेशानियां अपने आप गायब हो जाती थी। अगर समीरा मिसेज आदित्य सिंघानिया बन गई तो वो बजाज फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगला दिन वीकेंड था। समीरा अपने घर में ही थी। उठते ही रेडी होकर वो अपने स्टडी रूम में पहुंच गई। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाई थी। आदित्य की कही वो लाइन, आई हैव ए वाइफ, उसे चैन से सांस भी नहीं लेने दिया था। न चाहते हुए भी बार बार उसका ध्यान इसी बात पर जा रहा था कि नेहा ने आदित्य के दिल में कितनी जगह बना ली थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को स्टडी रूम में बुलाया। बिना किसी देरी के असिस्टेंट वहां हाजिर हो गया। मैडम, आपने बुलाया क्या? असिस्टेंट ने सर झुकाकर कहा। हाँ, मुझे नेहा के बारे में सब कुछ जानना है। वो कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ जाने का सोच रही है, सब कुछ, समीरा ने कहा। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट कंफ्यूज हो गया। उसने परेशान होकर अपना सर पकड़ लिया। क्या हो गया? तुमसे इतना सा भी काम नहीं हुआ क्या? समीरा ने गुस्से में पूछा। मैडम, लास्ट टाइम जब हम नेहा के पीछे थे तब आपने ही कहा था कि अब उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उस दिन के बाद से हमारे आदमियों ने उस पर से नजर हटा ली है। आखिरी बार उसे सिंघानिया मेंशन से निकलते हुए देखा था, जिसके बाद हम लोगों ने उस पर नजर नहीं रखी, असिस्टेंट ने डरते हुए बताया। समीरा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में गुस्सा भर चुका था। तब जो भी हुआ हो, आई डोंट केयर, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नेहा की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करो। मुझे सब कुछ जानना है, अंडरस्टैंड? सब कुछ। आई वॉन्ट टू नो ऑल हर मोमेंट्स। हरी अप, समीरा ने कहा। यस मैडम, कहते हुए असिस्टेंट वहां से जल्दी से निकल गया। समीरा के काम में देरी हो जाए ऐसा वो असिस्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। समीरा को भरोसा था कि उसे जल्द ही नेहा की कोई खबर जरूर मिल जाएगी। उसे तो बस इस बात का ख्याल रखना था कि कहीं वो गलती से भी आदित्य की जिंदगी में वापस न आ जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने मन को यही कहकर बहला रही थी कि आदित्य ने कल जो कुछ भी कहा वो बहुत रैंडम था और उसका मतलब वो नहीं जो सबने समझा था। अपने दिल को भी वो अभी भी बेवकूफ बनाए ही जा रही थी कि आदित्य सिर्फ और सिर्फ उसका है और उसका ही रहेगा। यहाँ वीकेंड की सुबह भी आदित्य अपने ऑफिस पहुंच गया था। उसके कारण मयंक को भी ऑफिस आना पड़ता था। नेहा के गायब होने के बाद मयंक भी इतना बिजी हो गया था कि उसे जरा भी फुर्सत नहीं थी। कई बार उसका मन करता था कि वीकेंड में सिर्फ आराम करे, लेकिन आदित्य के डर से वो कुछ कह नहीं पाता था। वो अपने मन को बस एक ही बात कहकर बहलाता था, मुझे तो ओवर टाइम करना बहुत पसंद है। इसी बात की रट लगाते हुए वो ऑफिस आ गया था और इसी को गुनगुनाते हुए वो आदित्य के केबिन में भी पहुंच गया था। गुड मॉर्निंग सर, आपकी डेडिकेशन देखकर मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ सर, इसलिए मैं भी ओवर टाइम कर रहा हूँ, मयंक ने ग्रीट करते हुए वो कह दिया था, जिसमें उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आदित्य के डेडिकेशन की तारीफ कर रहा था या उसे गाली दे रहा था, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसके चेहरे पर फेक मुस्कान देखकर आदित्य ये तो समझ गया था कि मयंक बोल कुछ और रहा था और उसका मतलब कुछ और ही था। मयंक ने कुछ डॉक्यूमेंट्स आदित्य के सामने रख दिए। आदित्य ने बिना उन्हें देखे कहा, ये सब छोड़ो, ये डॉक्यूमेंट्स मैं देख लूंगा, तुम्हारे पास और भी जरूरी काम है।
इतना कहकर आदित्य ने अपने बैग से एक पेपर निकाला और मयंक को पकड़ा दिया। इसे अच्छे से पढ़ो, यहाँ पर मेंशन सारी जगहों पर तुम्हें जाना है, आदित्य ने उस पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मयंक एकदम शॉक्ड खड़ा था, लेकिन पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे अंदाजा तो हो गया था कि ये काम किसके लिए हो रहा था। उसने बिना कुछ पूछे पहले तो उस डॉक्यूमेंट्स को उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। सर, व्हाट? ये क्या है सर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मयंक ने उस पेपर को पढ़ते हुए कहा। ये वो सारी जगह है जहाँ पर नेहा जाया करती थी। कुछ स्कूल्स के नाम है जहाँ पर वो पीहू का एडमिशन करवा सकती है। तुम्हें इन सारे प्लेसेज को अच्छे से चेक करना है, हमसे कोई भी लीड छूटना नहीं चाहिए, आदित्य ने कहा। ये सब सुनकर मयंक को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने चेहरे पे आने से पहले ही वो उसे पी गया था। इतने दिनों से नेहा की तलाश जारी थी, लेकिन अभी भी आदित्य का जोश कम नहीं हुआ था। हर दिन वो एक नई उम्मीद के साथ आता था और मयंक को नई जगह भेजता था। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कितने दिन और वो लोग नेहा को ढूंढते रहेंगे। सर, हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया है। आपको लगता है कि ये सब करने से कोई फायदा होगा? आपको नहीं लगता कि मैम अगर चाहती तो अभी तक हमें उन्हें ढूंढ लिया होता? मयंक ने डरते डरते कहा। मयंक, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। मैं तुम्हें इतनी सैलरी तो देता हूँ कि तुम मेरे दिए गए काम पर सवाल न करो। आदित्य ने इतना कहकर मयंक के सारे सवालों को एक साथ शांत कर दिया। उसके लिए तो नेहा को ढूंढना ही इस वक्त सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टास्क था। इतने दिनों के बाद भी नेहा के मिलने की उम्मीद जरा भी कम नहीं हुई थी। सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आपके लिए काम करना तो मेरा फर्ज है और उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी निकलता हूँ इन जगहों के लिए, मयंक ने सर झुकाकर आदित्य की रिस्पेक्ट में कहा। हाँ, कुछ भी पता चले लेट मी नो, और याद रहे एक भी क्लू मिस नहीं होना चाहिए, आदित्य ने कहा, जिसके बाद मयंक वहां से निकल गया। वहां से निकलते ही मयंक हर उस जगह पर गया जिसका पता आदित्य ने उसे दिया था। स्कूल से लेकर पार्क तक जहां पर भी नेहा जा सकती थी, मयंक ने वो एक भी जगह नहीं छोड़ी। लास्ट में एड्रेस उस शोरूम का था जहां से आदित्य नेहा के लिए ड्रेसेज बनवाता था, जहां से ड्रेस लेकर नेहा पार्टी में गई थी। उस शोरूम का मैनेजर और डिजाइनर नेहा को अच्छे से जानते थे, इसलिए आदित्य चाहता था कि एक बार उनसे भी पूछताछ हो जाए। मयंक वहां पहुंचा तो उसे देखते ही मैनेजर पहचान गया। आदित्य के घर उसका आना जाना हमेशा लगा रहता था, इसलिए मयंक को पहचानना उसके लिए मुश्किल नहीं था। सर, आप यहाँ? मैनेजर ने मयंक से पूछा। हाँ, आपसे कुछ पूछना है, मयंक ने पूछा। बोलिए ना सर, मैनेजर ने कहा। उनके मन में आदित्य की जो इज्जत थी वो मयंक के साथ बातचीत में भी अच्छे से सुनाई दे रही थी। आपने इनको कहीं देखा है? नेहा नाम है इनका। मयंक ने अपना फोन निकाला और मैनेजर को फोटो दिखाते हुए पूछा। मैनेजर तो नेहा को देखते ही पहचान गया था। नहीं सर, पर क्या हुआ? मैनेजर ने पूछा। उसकी तो पर्सनली कई बार नेहा से मुलाकात हुई थी। आज अचानक से उसके बारे में ऐसे क्यों पूछा जा रहा था, ये जानने की उत्सुकता तो उसे भी थी। कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं। अच्छे से याद करो कि ये यहाँ आई तो नहीं थी ना पिछले एक हफ्ते में? मयंक ने पूछा। वो कहीं से भी कोई लूपहोल छोड़ना नहीं चाहता था। वो जितने सवाल पूछ रहा था, मैनेजर उतना ही कंफ्यूज हो रहा था। उसने अच्छे से सोचकर मयंक को जवाब दिया। मुझे अच्छे से याद है, मेरी मैडम से आखिरी मुलाकात एक इवेंट में हुई थी, जहां हमारे डिजाइनर ने इनके एक्टर रोहन को तैयार किया था। उसके बाद से आज तक मैंने तो मैडम को देखा भी नहीं है। पर सर, आप ये बताइए कि बात क्या है, सब ठीक तो है? मैनेजर ने कहा। मयंक एक बार फिर से निराश हो गया था।
पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। नहीं, इस वक्त मैं ज्यादा कुछ तुम्हें बता नहीं सकता। बस ये याद रखो कि जब भी ये मैडम दिखे, कहीं भी दिखे, तो सीधे हमें बताना, मयंक ने कहा और वहां से बाहर निकल गया। उसे डर इस बात का था कि खाली हाथ लौटकर वो आदित्य को क्या मुंह दिखाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद अब और कौन सी जगह बच गई थी जहां नेहा को ढूंढना बाकी था। इन ख्यालों के साथ वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक ऐसा इंसान आया जिसे वो पहचानता था। एक ही पल में वो इंसान उसके सामने आकर गायब भी हो गया। मयंक ने पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि बिक्की था, जो उस शोरूम के अंदर जा रहा था। एक पल के लिए मयंक को लगा जैसे उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ हो। क्या बिक्की? पर यहाँ कैसे? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया? पर बिक्की यहाँ कर क्या रहा है? मयंक ने मन ही मन खड़े सोचकर कहा। अरे, पर अगर बिक्की है भी तो मुझे क्या? आया होगा किसी काम से। नेहा मैम को ढूंढ ढूंढ कर सर की तरह मेरा भी दिमाग शक से भर चुका है। बिक्की के यहाँ आने और ना आने से मैम थोड़ी मिल जाएंगी। मयंक, चल ऑफिस और सर की डांट खाने के लिए तैयार हो जा। उसने अपना माथा पीटा और चुपचाप गाड़ी में बैठकर ऑफिस की तरफ लौट गया। जिस तरह से उसने बिक्की को देख लिया था, ठीक वैसे ही बिक्की की नजर भी मयंक पर पड़ चुकी थी। वो मयंक से ज्यादा मिला तो नहीं था, लेकिन उसे देखते ही पहचान गया था कि ये आदित्य का असिस्टेंट था। उसने अंदर आते ही शोरूम के मैनेजर से मयंक की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये यहाँ पर क्या कर रहा था? हेलो सर। सर वो किसी के बारे में पूछ रहे थे। मैनेजर ने सच सच बता दिया। किसके बारे में? बिक्की ने अपनी भावें उठाते हुए पूछा। वो समझ तो चुका था, लेकिन वो साफ साफ सुनना चाहता था। आदित्य सिंघानिया की कोई फ्रेंड है नेहा, उनके बारे में। वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, काफी परेशान लग रहे थे, मैनेजर ने बताया। ये सुनते ही बिक्की के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी और खुशी आ गई थी। वो समझ गया था कि आदित्य के मन में नेहा को ढूंढने की तड़प किस लेवल तक बढ़ चुकी थी। मैनेजर की बात सुनकर बिक्की समझ गया था कि आदित्य नेहा को लेकर बहुत परेशान था। इतने दिनों के बाद भी उसकी तलाश नेहा के लिए कम नहीं हुई थी। मैनेजर से बात करने के बाद बिक्की वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से पूछा, तुमने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए थे ना? यस सर, मैंने हर वो फोटोज डिलीट करवा दी है जहां नेहा मैम दिख रही थी। सेंट्रल पार्क से लेकर हमारे घर तक के सभी सर्विलांस कैमराज को मैंने क्रॉस चेक किया है। यहाँ तक कि हमारे घर के बाहर वाले कैमरा से भी मैंने वो फोटोज हटा दी है। आप निश्चिंत रहिए, मैंने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा है। आदित्य चाह कर भी हम तक नहीं पहुँच पाएगा। असिस्टेंट ने एक एक डिटेल्स के साथ बताया। हाँ, गुड, बड़ी संतुष्टि से बिक्की ने कहा। उसने कुछ सोचते हुए अपना फोन निकाला और नेहा को फोन लगाया। एक बार नहीं उठाने के बाद उसने दोबारा फोन किया। अगली बार नेहा ने बड़ी इरिटेशन के साथ फोन उठाया और कहा, क्या हुआ? Why are you calling again and again? अभी मैं बिजी हूँ। हाँ, ओके ओके, पर गेस व्हाट, मैंने अभी किसी को देखा है क्या? बिक्की ने हंसते हुए पूछा। ये सुनते ही नेहा के जैसे कान खड़े हो गए थे। उसे लगा कि कहीं उसकी मुलाकात बिक्की से तो नहीं हो गई। नेहा से रुका नहीं गया और उसने तुरंत पूछा, किससे मिले हो तुम? बिक्की को बड़ा मजा आ रहा था ये सब देखकर। एक तरफ आदित्य नेहा से दूर तड़प रहा था और दूसरी तरफ नेहा उससे दूर रहने के लिए भी तड़प रही थी। कुछ देर तक उसने यूं ही नेहा के पेशेंस को टेस्ट किया, लेकिन जब नेहा ने चिल्लाकर पूछा तब जाकर बिक्की ने बताया, आदित्य का असिस्टेंट, उसका राइट हैंड। उसकी बात सुनते ही नेहा समझ गई थी कि वो मयंक की बात कर रहा था। पर क्यों? और वो वहां क्या कर रहा है?
नेहा ने पूछा। और क्या ही करने आएगा, तुम्हें ढूंढ रहा था, विक्की ने मुस्कुराते हुए बताया। पर क्यों? वो मुझे अभी भी शहर में ढूंढ रहे हैं क्या? इसका मतलब है कि उन्हें अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हुआ है कि मैंने ये शहर छोड़ दिया है। दे आर स्टिल होपिंग कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ क्या? नेहा ने परेशान होकर पूछा। वो नहीं चाहती थी कि गलती से भी आदित्य या मयंक को उसके यहाँ होने का हिंट भी मिले। वो किसी भी कीमत पर आदित्य को खुद तक पहुँचने नहीं देना चाहती थी। विक्की उसकी टेंशन सुनकर कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप उसकी बातें सुने जा रहा था। अरे बोलो कुछ, कहीं उसे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? कहीं उसने मुझे ढूंढ तो नहीं लिया? हाँ विक्की, धीरे धीरे नेहा उस पर बहुत हाइपर हो गई थी। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे उसके सामने नहीं आने दोगे, तुम्हारे गार्ड्स हमें छुपा कर रखेंगे वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ? नेहा ने विक्की से जवाब मांगा। उसके इतना सब कुछ बोलने के बाद विक्की ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, उन्हें कुछ पता नहीं चला है। जब तक तुम मेरे साथ हो उन्हें कुछ पता नहीं चलने वाला है। उसकी बात सुनकर नेहा की जान में जान आई। गुस्से से हाँफने के बाद नेहा ने गहरी लंबी सांस ली। ठीक है, थैंक्स, इतना कहकर उसने फोन रख दिया। वो विक्की से और कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। यहाँ मयंक अपनी तलाश पूरी करके थका हारा ऑफिस वापस लौट आया। उसके पास आदित्य को देने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। उसे केबिन के अंदर आते देखकर आदित्य ने बड़ी उम्मीद के साथ अपना सर डॉक्यूमेंट से ऊपर किया और पूछा, बोलो, कुछ पता चला नेहा का? आदित्य की इतनी उत्सुक आवाज सुनकर मयंक का चेहरा और नीचे हो गया। उसे बड़ा बुरा फील होता था ये सोचकर कि इतनी मेहनत के बाद भी नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा था। नहीं सर, मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन किसी को भी मैम के बारे में कुछ पता नहीं है, मयंक ने बड़ी उदास आवाज में कहा। आर यू श्योर? तुमसे कुछ छूटा तो नहीं? आदित्य ने एक बार फिर पूछा, पर मयंक ने इस बार भी बस सर हिला दिया था। एक बार को उसके मन में ये बात आई थी कि क्या उसे विक्की के बारे में आदित्य को बताना चाहिए। नहीं सर, क्या करेंगे ये जानकर कि मुझे कौन दिखा और कौन नहीं? वैसे भी विक्की के नाम से इनका मूड और खराब हो जाता है। अगर कुछ बात होती तो मैं बताता भी। मयंक ने मन में सोचा और उस बात को ही अपने दिमाग से निकाल दिया। सॉरी सर, शायद मेरी ही मेहनत में कोई कमी रह जा रही है, जो हमें नेहा मैम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसने बड़ी शर्मिंदगी के साथ अपने बॉस से माफी मांगी। उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ आराम से, आदित्य ने डिसअपॉइंट होकर कहा। मयंक तो वहां से चला गया था, लेकिन आदित्य अब भी उदास मन लिए बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी कमी रह गई थी उसकी तलाश में, जो नेहा का नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। उसने इस शहर का लगभग कोना कोना छान मारा था, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। वो जितना इस बारे में सोच रहा था, उसका फ्रस्ट्रेशन उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। न जाने क्यों अचानक से उसका मन किया कि उसे अपने दोस्त सिद्धांत से मिलना है। उसने ज्यादा न सोचते हुए सिद्धांत को फोन लगा दिया। यहाँ सिद्धांत भी हेडक्वार्टर से निकल रहा था कि तभी उसने आदित्य का कॉल देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज सूरज किस दिशा से उगा था। एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसने अपने जिगरी का फोन उठाया और कहा, क्या भाई, आज तुझे कैसी आई मेरी याद? बस अब आजा, मुझे मिलना है, आदित्य ने कहा। पहले तो सिद्धांत को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। आदित्य उसे मिलने के लिए बुला रहा था। आज पीने का मन है, आदित्य ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने? तुम्हें पीना है? मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ या तुमने कुछ गलत कहा? ये हो, तुम्हें मेरे साथ पीना है सच में? सिद्धांत ने हैरान होकर पूछा। आज बरसों बाद आदित्य ने सामने से सिद्धांत को मिलने बुलाया था। आदित्य ने आज के लिए सिद्धांत की गॉसिप को थोड़ा साइड कर दिया था, लेकिन उसे इतने सवालों का जवाब देने का कुछ खास मन नहीं था। इसलिए उसने सिद्धांत को बुलाने के बाद फोन रख दिया था।
सिद्धांत ने भी मान लिया था कि अब बाकी की बातें वो आदित्य से मिलकर ही करेगा। दोनों ने एक बार कम होटल में मिलने का सोचा, जहां सिद्धांत कम समय से पहले ही पहुंच चुका था। ये होटल किसी 5 स्टार से कम नहीं था। आखिरकार आदित्य और सिद्धांत किसी सस्ते होटल में बैठने वाले लोग नहीं थे। आदित्य जब आकर सिद्धांत के सामने बैठा तो उसके शक्ल देखते ही सिद्धांत समझ गया था कि वो कितना परेशान है। वो अच्छे से जानता था कि इसका कारण क्या और कौन है, लेकिन सिद्धांत आज आगे से कुछ पूछना नहीं चाहता था। वो आज दिल खोल के आदित्य के साथ पीना चाहता था, ताकि वो अपना दिल हल्का करके सिद्धांत से बात कर सके। यहाँ नेहा ने आज से ही अपने नए ऑफिस, जो विक्की के अंडर था, वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली थी। रोहन की ही तरह 2 एक्टर, जिसका नाम अथर्व और साक्षी था, उसे अलॉट हुए थे। उन दोनों एक्टर्स के साथ उसे ठीक वैसे ही काम करना था जैसे उसने रोहन के साथ किया था। उनसे बात करने के बाद नेहा को एहसास हुआ कि उनकी कैपेबिलिटी भले रोहन से कम थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस रोहन से ज्यादा था। उन दोनों के काम के सिलसिले में नेहा की किसी प्रोड्यूसर के साथ आज मीटिंग थी, और इस मीटिंग का वेन्यू इत्तेफाक से वही होटल था जहां आज सिद्धांत और आदित्य बैठकर पी रहे थे। नेहा उनसे दूर एक टेबल पर बैठकर प्रोड्यूसर से बात कर रही थी कि तभी मीटिंग के बीच उसकी नजर अचानक दूर बैठे आदित्य पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी धड़कनें तेजी से ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, इसलिए वो सबसे पहले झट से उठकर एक पिलर के पीछे छुप गई। सिट सिट सिट। आदित्य यहाँ क्या कर रहा है? कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया है? मैंने कहा था विक्की को कि ये मीटिंग ऑफिस में ही रखते हैं, पर नहीं। उसकी वजह से आज मैं आदित्य के सामने आ सकती थी। नेहा घबराकर मन ही मन बड़बड़ा रही थी। उसने तुरंत अपने आप को उठाकर आदित्य से छुपा जरूर लिया था, लेकिन उसकी नजरें आदित्य से हट नहीं रही थी। टेंशन से उसके सर पर पसीना जरूर आ गया था, लेकिन उसकी धड़कनें आदित्य के लिए सरपट तेज भाग रही थी। कुछ सेकंड तक अपने आप को संभालने के बाद वो एकटक आदित्य को देख रही थी। आज पूरे 10 दिन के बाद वो अपनी आंखों से आदित्य को इतना करीब से देख रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो इसी जगह खड़ी होकर उसे देखती ही जाए। वही रौब, वही अंदाज, वही ड्रेसअप होने का तरीका। कोई फर्क नहीं आया है। ओफो, मैं भी क्या बोल रही हूँ। हुए ही कितने दिन हैं? 10 दिन ही तो हुए हैं, पर लग ऐसा रहा है जैसे बरसों बाद तुम्हें देख रही हूँ। लगता है कुछ वजन कम हो गया है, पर क्यों? ठीक से खाना नहीं खा रहा होगा। आंटी तो खिला रही होंगी, लेकिन इसे अपनी डाइटिंग से फुर्सत कहाँ है? कितना पतला हो गया है। नेहा उसी पिलर के पीछे खड़ी होकर आदित्य को देखकर अपने मन में कहानियां गढ़े जा रही थी। उसके लिए तो एक झलक ही बहुत कीमती था। वो इस एक्साइटमेंट में ये भी भूल गई थी कि वो किसी मीटिंग में बैठी थी। जिस तरह से अचानक से वो वहां से उठी थी, प्रोड्यूसर और दोनों एक्टर चौंक गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नेहा कर क्या रही थी। कुछ सोचते हुए साक्षी अपनी जगह से उठी और धीरे से नेहा के पास चली गई। पीछे से उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए उसने नेहा को बुलाया और पूछा, मैम क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? साक्षी की आवाज अचानक से सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उनसे पलट के देखा तो वहां अथर्व और प्रोड्यूसर दोनों उसे ध्यान से देख रहे थे। वो कई सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन सिर्फ दूर से इशारा भर कर पा रहे थे। मैम, प्रोड्यूसर सर आपका वेट कर रहे हैं, साक्षी ने कहा। उसे खुद भी नेहा का ऐसा चोर जैसा बिहेवियर अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो उसकी मैम थी, इसलिए वो कुछ पूछ नहीं सकती थी। यहाँ आदित्य और सिद्धांत एक के बाद एक पैग लगाए जा रहे थे। न सिद्धांत कुछ पूछ रहा था और न आदित्य कुछ बोल रहा था। आदित्य बस आज कुछ देर के लिए अपनी टेंशन भुला देना चाहता था, शायद इसीलिए पी रहा था। भाई एक बात बता, हम दोनों हैं तो बराबर। मैं तेरे जितना ही लंबा हूँ, वजन में भी लगभग उतना ही हूँ।
फिर तू हमेशा से मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? सिद्धांत ने नशे की हालत में पूछा। मुझे नहीं पता, आदित्य ने कहा। देख देख, मैंने और तूने बराबर ही पी है, पर मेरी आवाज देख और अपनी देख। तुझे कुछ होता क्यों नहीं है? मुझे जानना है आज, सिद्धांत ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। आदित्य का अल्कोहल टॉलरेंस हमेशा से सिद्धांत और बाकी दोस्तों से अच्छा था। उसे बड़ी देर के बाद उतना नशा होता था जो सिद्धांत को बहुत जल्दी हो जाया करता था। मुझे नहीं पता, आदित्य ने अभी भी बिल्कुल सीधा सा उत्तर दिया। नहीं, मुझे नहीं पता। आज जब तक तू मेरे जितना नशा नहीं कर लेता, मैं तुझे यहाँ से हिलने नहीं दूंगा, उठने नहीं दूंगा। तुझे मेरे जितना पीना होगा, सिद्धांत ने जिद में कहा। आज वो चाहता था कि आदित्य पूरी तरह से अपने आप को हल्का कर ले, जो कुछ भी अंदर दबाया हुआ है उसे बाहर उड़ेल दे। यहाँ सिद्धांत के कहने पर आदित्य ने दुगुनी तेजी से पीना शुरू कर दिया था। उन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था और हमेशा की तरह आदित्य उसमें जीत गया था। सिद्धांत ने और पीने से हाथ खड़े कर दिए थे। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और जुबान लड़खड़ा रही थी। खुद के शरीर को संभालने की ताकत उसमें नहीं बची थी। कुछ देर पहले तक आदित्य स्टेबल था, लेकिन सिद्धांत के चैलेंज के चक्कर में अब उसने भी काफी पी ली थी। धीरे धीरे करके वाइन ने उस पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। आदित्य की नशीली आंखें और डगमगाता सर देखकर सिद्धांत को समझ आने लगा था कि उसे भी चढ़ रही है। लुक एट यू, मुझे नहीं पता था तुम नशे में क्यूट लगते रहते हो। अब हुई ना कांटे की टक्कर। अब लग रहा है कि दो भाई मिलकर पी रहे हैं। अब आएगा इस रात में मजा, सिद्धांत ने हंसते हुए आदित्य से कहा। आदित्य के चेहरे पे ज्यादा कुछ एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसे भी अब हल्का महसूस हो रहा था। सिद्धांत के स्टूपिड जोक्स पर अब उसे हंसी आ रही थी। नेहा ये सब कुछ दूर से खड़ी होकर देख रही थी। प्रोड्यूसर और एक्टर से उसने अपने छुपने का बहाना बना दिया था। आदित्य को इतना पीते देखकर उसे कहीं न कहीं उसकी चिंता भी हो रही थी। याद था उसे जब आखिरी बार आदित्य पीकर घर पहुंचा था। खुशी उसे इस बात की थी कि वो अपने दोस्त सिद्धांत से मिलकर अपने मन को हल्का कर सकता था। यहाँ सिद्धांत और आदित्य एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, जिसमें ज्यादातर बातें सिद्धांत ही कर रहा था। भाई भाई, आज तो मुझे तुम्हारा एक वीडियो बनाना चाहिए। मैं देखूंगा बाद में कि तुम पीकर कैसे लगते हो। एक मिनट, हाँ 1 मिनट, सिद्धांत ने कहते हुए अपना फोन निकाला और आदित्य की हरकतों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बार के दूसरे लोग भी इन दोनों को ही देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दो छोटे बच्चे बड़े अरसों बाद मस्ती कर रहे हो। सिद्धांत ने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ के सहारे वो टेबल से उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। रुक, मैं तेरा पीछे से वीडियो, लड़खड़ाते हुए सिद्धांत कुछ बोल रहा था, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके पैरों में उसे होल्ड करने की जान ही नहीं बची थी। नशा हावी हो जाने के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा था। दोनों एक प्राइवेट कॉर्नर में थे, जहां पर कुछ आलीशान सोफे लगे हुए थे। सिद्धांत को गिरा हुआ देखकर होटल के स्टाफ से कुछ लोग आए और उन्होंने सिद्धांत को उठाकर सोफे पर बैठाया। सिद्धांत की आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। आज उसके और आदित्य की जो हालत थी, उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये दोनों शहर के इतने नामी लोग थे। जहां सिद्धांत अकेले सोफे पर लेटा हुआ था, वहीं आदित्य उसके ठीक आगे उसी चेयर पर बैठा हुआ था। अकेले बैठकर भी उसके पैक्स रुक नहीं रहे थे। एक के बाद एक सारे गिलास खाली हो चुके थे। ना बारटेंडर रुक रहा था और ना ही आदित्य। सिद्धांत के कान में बार बार फोन की घंटी सुनाई दे रही थी, जिसे वो हर बार बस इग्नोर कर रहा था। उसे आंख बंद करके जो आराम मिल रहा था, उसमें ये फोन की घंटी बार बार खलल कर रही थी। बहुत बार फोन की घंटी बजने के बाद उसने चिढ़ते हुए अपनी आंखें खोली। आंख खोलकर देखा तो ये उसका नहीं, आदित्य का फोन था।
वो देख रहा था कि आदित्य का ध्यान जरा भी उसके फोन की तरफ नहीं था। जमीन पर उसका फोन बजे रहा था, लेकिन सिर्फ पीने में वो लगा हुआ था। सिद्धांत ने बड़ी इरिटेशन के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना नंबर देखे फोन उठाकर कहा, हेलो। हेलो सिद्धांत, तुम? आदित्य कहाँ है? वो तुम्हारे साथ है क्या? दूसरी तरफ से समीरा ने सवालों की झड़ी लगा दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने फोन आदित्य को किया था और उठाया सिद्धांत ने था। ऐसा कभी पहले तो नहीं हुआ था। हाँ, सिद्धांत ने नशे की हालत में धीरे से कहा। एक एक सवाल का जवाब देने की हालत में तो वो भी नहीं था। बोलो सिद्धांत, कहाँ हो तुम लोग? आदित्य ठीक है ना? कहाँ है वो? समीरा ने घबराते हुए पूछा। एक तरफ तो समीरा की आवाज सुनकर सिद्धांत को सुकून मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ समीरा सिर्फ आदित्य की ही बात किए जा रही थी। एक भी बार वो ये नहीं पूछ रही थी कि सिद्धांत कैसा है। बार बार बस आदित्य का हाल चाल पूछी जा रही थी। ये सब सुनकर सिद्धांत का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो कुछ भी बोले। सिद्धांत, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम लोग पी रहे हो क्या? तुम नशे में हो क्या? आदित्य कहाँ है? समीरा ने कहा। हाँ, हम दोनों साथ में हैं। बहुत दिनों के बाद दोनों भाई पी रहे हैं, सिद्धांत ने चिढ़ते हुए कहा। वो जानता था कि समीरा को सिर्फ और सिर्फ आदित्य से ही मतलब था। तुम लोग हो कहाँ? बताओ, मैं अभी आती हूँ, समीरा ने कहा। सिद्धांत जानता था कि समीरा यहाँ सिर्फ आदित्य के लिए आना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसे यहाँ एड्रेस बता दिया था। बड़े टूटे फूटे तरीके से उसने जगह का नाम बताया, लेकिन समीरा समझ गई थी कि उसे क्या करना है। उससे बात करने के बाद सिद्धांत के हाथों से फोन अपने आप छूट गया और उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। इस वक्त आदित्य की नजर सिद्धांत पर पड़ी। आदित्य बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए उठकर सिद्धांत के पास आया। सिद्धांत, तुम ठीक हो? लेटे क्यों हो भाई? आदित्य खुद भी गिरने वाला था, लेकिन उसे चिंता सिद्धांत की हो रही थी। सिद्धांत के कानों तक आदित्य की आवाज जा तो रही थी, लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। कुछ देर पहले ही नेहा भी यहाँ से निकल गई थी। उसे लगा था कि शायद दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। कम से कम उसे आदित्य पर तो भरोसा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वो पूरी तरह से नशे में धुत हो जाएगा। डगमगाते हुए आदित्य धीरे धीरे सिद्धांत को हिलाए जा रहा था, लेकिन सिद्धांत कुछ बोल नहीं रहा था। उसके दिमाग में तो बस समीरा के कहे शब्द ही घूम रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समीरा अब भी आदित्य का नाम पुकार रही थी। कुछ ही देर के बाद आदित्य भी उसे उठाते उठाते वहीं पर गिर गया। होटल वालों ने उसे भी पूरी इज्जत के साथ सोफे पर लिटा दिया था। दोनों नशे में कितने भी धूत क्यों न थे तो बड़े ही लोग। कुछ ही देर के बाद समीरा अपने गार्ड्स के साथ होटल के अंदर आ पहुंची। पूछने पर उसे झट से पता चल गया कि आदित्य और सिद्धांत किस कॉर्नर में बैठे थे। वहां पहुंचते ही समीरा ने देखा कि एक सोफे पर सिद्धांत लेटा था और दूसरे पर आदित्य। दोनों की हालत देखते ही पता चल रहा था कि उन लोगों ने कितनी पी ली थी। समीरा के पैर खुद ब खुद सिद्धांत को छोड़कर आदित्य की तरफ बढ़ गए। आदित्य, आदित्य तुम ठीक तो हो? समीरा ने बड़ी फिक्र के साथ उसे हिलाते हुए पूछा, लेकिन आदित्य ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सिद्धांत के कानों में अब भी समीरा की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो सच में उसके बगल में खड़ी थी। इन्हें मेरी कार तक लेकर चलो, समीरा ने तुरंत अपने गार्ड्स से आदित्य को उठाने के लिए कहा। एक पल के लिए उसकी नजर सिद्धांत पर भी टिकी थी। सिद्धांत को यहाँ कैसे छोड़ दूं? उसे पता चलेगा तो अच्छा, उसे बुरा लगेगा। पर अभी आदित्य को मेरी जरूरत है, और वैसे भी समीरा ने मन में बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा था उसे सिद्धांत को वहां छोड़कर निकलना, लेकिन जो प्लान उसने बना लिया था उसे पूरा करने के लिए उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। होटल मैनेजर से बोल देती हूँ, वो सिद्धांत को घर छोड़ देगा, समीरा ने सोचा और जाकर मैनेजर से बात कर ली। इतनी देर में उसके गार्ड्स ने आदित्य को ले जाकर समीरा की गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठा दिया था।
मैनेजर से बात करने के बाद समीरा ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो वहां आदित्य आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसका सर सीट के सहारे पीछे झुका हुआ था। समीरा को एक के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो आदित्य के साथ बैठने वाली थी। उसने जैसे ही अंदर बैठकर गाड़ी का दरवाजा बंद किया, उसे ऐसा लगा जैसे पूरी गाड़ी आदित्य की महक से भर उठी थी। उसकी नजरें आदित्य के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत ने समीरा को अपना दीवाना बना दिया था। समीरा खुद ब खुद आदित्य के करीब जा रही थी। आज पहली बार वो जी भर के उसे देख सकती थी, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं था, खुद आदित्य भी नहीं। उसके हाथ अपने आप आदित्य को छूने के लिए उठ रहे थे। वो इंसान जिसके सपने वो सोते जागते उठते बैठे थे देखा करती थी, आज वो उसके इतना करीब था, उसे तो छुए बिना वो कैसे रह सकती थी। उसकी हथेलियां आदित्य के गालों को छूने ही वाली थी कि तभी अचानक से ड्राइवर ने आवाज लगाई और समीरा का ध्यान भटक गया। मैडम, कहाँ चलना है? ड्राइवर ने पूछा। वो देख रहा था कि मैडम को अंदर बैठे बड़ी देर हो गई, लेकिन चलने के लिए उन्होंने अभी तक नहीं कहा। ये कैसा सवाल है? घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे इस वक्त? समीरा ने चिढ़कर जवाब दिया। जी मैडम, कहकर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और समीरा के घर की दिशा में मोड़ लिया। तभी समीरा का दिमाग ठनका और उसने हड़बड़ाहट में कहा, नहीं नहीं, एक काम करो, सिंघानिया मेंशन ले लो, पहले सर को घर ड्रॉप कर देते हैं। ड्राइवर ने भी समीरा की बात मानी और गाड़ी को समीरा की जगह आदित्य के घर की तरफ मोड़ लिया। पीछे समीरा अब भी आदित्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आदित्य, आज की रात तुम्हें मेरा होना ही होगा। जैसे ही मुझे पता चला कि तुमने पी रखी है, मैंने तभी सोच लिया था कि इससे अच्छा मौका मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है। तुम्हें मैंने कितना समझाने की कोशिश की कि नेहा नहीं, सिर्फ समीरा ही है तुम्हारी बीवी बनने के काबिल, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी एक नहीं सुननी है। लेकिन आज मैं जो भी करने जा रही हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी जिद सुननी ही पड़ेगी। आज होने वाला है, उसके बाद तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए तुम मेरे नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, ताकि लोगों को यही लगे कि तुम मुझे घर लेकर आए हो। समझ रहे हो ना बीबे? समीरा मन ही मन आदित्य को देखकर उससे बातें किए जा रही थी। सीधी उंगली से घी निकालकर थक चुकी थी वो, तो अब उनसे उंगली टेढ़ी करने का इंतजाम कर लिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि समीरा आदित्य को पाने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। थोड़ी ही देर के बाद जब गाड़ी सिंघानिया मेंशन में रुकी, तो समीरा ने गार्ड्स की मदद लिए बिना अकेले आदित्य को गाड़ी से बाहर निकाला। आदित्य की आंखें बंद थी और शरीर में जान नहीं बची थी। वो पूरी तरह से समीरा के सहारे गेट तक जा रहा था। समीरा ने आदित्य को सहारा दिए हुए उसे पकड़े पकड़े जैसी ही बेल बजाई, दरवाजा मरियम ने खोला। उसने नहीं सोचा था कि मरियम इस वक्त तक जगी होगी, लेकिन जब अचानक से उसे सामने देखा तो अपना नाटक शुरू कर दिया। उन दोनों को इस तरह से साथ में देखकर मरियम चौंक गई। हेलो आंटी। सॉरी आंटी, वो एक्चुअली हम तीनों दोस्तों ने बैठकर आज कुछ ज्यादा ही पी ली है और आदित्य को थोड़ी ज्यादा ही हो गई। सिद्धांत को तो उसका ड्राइवर घर ले गया। मैंने सोचा मैं आदित्य को ड्रॉप करते हुए चली जाती हूँ। समीरा ने खुद को नशे की हालत में दिखाते हुए लड़खड़ा कर बोलने की कोशिश की। मरियम को वैसे तो समीरा पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन आदित्य की हालत देखकर लग रहा था कि शायद ये बात सच हो सकती है। वो चाहती थी कि आदित्य के इस नशे की हालत का यूज करके वो आज रात उसे किसी भी तरीके से अपना बना ले और कल इसी हरकत से बेचारी बनकर वो आदित्य को अपने पास आने के लिए ब्लैकमेल कर सकती थी। पूरा प्लान सोचकर वो आदित्य को बार से लेकर उसके ही घर चली गई, ताकि देखने वाले को यही लगे कि आदित्य उसे घर लेकर आया है। घर पहुंचते ही जब मरियम ने दरवाजा खोला तो समीरा ने उसके सामने नशे में होने का नाटक शुरू कर दिया। क्या करूं आंटी, मैं आदित्य को इस हालत में अकेले छोड़ नहीं सकती थी।
और फिर आदित्य ने भी कहा कि मैं उसे घर तक छोड़ दूं। समीरा ने डगमगाने की एक्टिंग करते हुए कहा। वो अपनी बातों और बॉडी लैंग्वेज से मरियम को भरोसा दिलाना चाहती थी कि वो सच में नशे में है। मरियम उसे ध्यान से बस देखकर सर हिलाए जा रही थी। वो चाहती थी कि आदित्य खुद कुछ बोले, लेकिन वो नशे में इतना डूबा था कि उसकी आंखें बंद ही थी। इससे पहले कि मरियम और कुछ सोचे और शक करे, समीरा ने झट से कहा, आंटी प्लीज बताइए ना, आदित्य का रूम किस तरफ है? मैं इसे अंदर तक छोड़कर आती हूँ। उसके ये बात सुनकर तो पहले मरियम को हेजिटेशन फील हुई, लेकिन आदित्य को ऐसी हालत में वो समीरा के सहारे खड़े देखना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने हाथ से इशारा करके समीरा को ऊपर वाले फ्लोर पर आदित्य का रूम दिखा दिया। वो राइट हैंड साइड वाला कमरा आदित्य का है, उसने ऊपर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही समीरा उसी दिशा में चलने लग गई। आदित्य को अंदर भेजकर आप जल्दी बाहर आ जाइए। आदित्य को पसंद नहीं है कि उसके कमरे में कोई भी जाए, मरियम ने समीरा से कहा। वो जानती थी कि अगर आदित्य को पता चल गया कि उसके कमरे में समीरा आई थी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके आंटी, समीरा ने भी जल्दी से सर हिला दिया। उसे तो आदित्य के कमरे में पहुंचने की बहुत जल्दी थी। वहां से सीढ़ियों की तरफ आकर वो आदित्य को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी। मरियम जानती थी आदित्य को ज्यादा लोग छुए तो उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए समीरा के साथ वो ऊपर भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं जा रही थी। वो तो चाह रही थी कि आदित्य को पता ही न चले कि उसे ऊपर कौन लेकर गया, क्योंकि अगर पता चल गया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आदित्य इतना लंबा था कि वो बेहोशी में लगभग पूरी तरह से समीरा पर ही झुका हुआ था, जो मरियम को अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर पहुंचकर समीरा थोड़ा कंफ्यूज हो गई। एक जैसे कमरों को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से आदित्य का कमरा कौन सा है। वो अचानक से भूल गई कि मरियम ने किस तरफ इशारा किया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने आदित्य से पूछा, आदित्य तुम्हारा कमरा कौन सा है? मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आई हूँ। लेकिन आदित्य तो पूरी तरह से बेहोश था। वो कई बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक तरह से समीरा को अच्छा ही लग रहा था ये सोचकर कि आदित्य होश में नहीं था, क्योंकि उसकी इसी हालत के चलते वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी। उसने और ज्यादा न सोचते हुए सामने ही वाले कमरे में आदित्य को ले जाने की कोशिश की। तभी अचानक से आदित्य के शरीर में हरकत हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ हिल रहे हो और वो कुछ बोलना चाह रहा हो। समीरा ने अपने कान को उसके और करीब करते हुए उसे सुनने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसे सुनाई दिया कि आदित्य किसी का नाम ले रहा है। वो नाम सुनते ही समीरा के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस हालत में भी आदित्य उस लड़की का नाम नहीं भूल रहा था। आदित्य धीरे धीरे नेहा का ही नाम पुकार रहा था, जिसे सुनकर समीरा का खून खौल उठा था। उसका मन कर रहा था कि वो अपने हाथों से आदित्य का मुंह बंद कर दे, लेकिन अपने प्लान को याद करके उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और सामने के कमरे की ओर चलने लग गई। उसे नहीं पता था कि वो जिस रूम में जा रही थी वो नेहा का ही कमरा था। उसने रियलाइज नहीं हुआ कि आदित्य धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, और जैसे ही वो नेहा के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने पूछा, नेहा, नेहा तुम कहाँ हो? इतना कहते ही आदित्य ने अपने हाथों से दरवाजे को खोला और उसके अंदर चला गया। जितनी तेजी से वो आगे की तरफ गया, उतनी ही तेजी से उसने अनजाने में समीरा को पीछे धक्का दे दिया था। समीरा ने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो आदित्य उसे पीछे छोड़कर कमरे में जा चुका था। वो आदित्य को देखते ही उसके पीछे कमरे में अंदर जाने की लगी थी कि उससे पहले ही आदित्य ने दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद कर दिया। समीरा ने दरवाजा पीछे की तरफ धकेलकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था।
उसने दरवाजे पर हाथ मारकर उसे खटखटाते हुए कहा, आदित्य, ओपन द डोर। मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। तुमने ज्यादा पी ली है, इसीलिए मैं तुम्हें संभालने आई हूँ आदित्य। समीरा ने ये कहते हुए कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन आदित्य न कुछ कह रहा था और न ही दरवाजा खोल रहा था। समीरा ने आज ठान लिया था कि वो कुछ भी करके आदित्य के कमरे में जाकर रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बने बनाए प्लान पर पानी फिर जाएगा। यही सोचकर वो फिर से खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, मैडम, इतना नोक मत करिए। आदित्य बाबा खुद को संभाल सकते हैं। उनकी अल्कोहल टॉलरेंस अच्छी है। अगर थोड़ी ज्यादा भी हो गई है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। He will take care of himself। समीरा ने पलट कर देखा तो ये आवाज किसी और की नहीं, मरियम की थी। समीरा तुरंत उसे पलटकर जवाब देने वाली थी कि मरियम ने कहा, काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है आपको भी घर जाकर आराम करना चाहिए। मरियम ने ये बात कहकर बड़ी पोलाइटली समीरा को उसके घर का रास्ता दिखा दिया था। उसने अपने हाथ का इशारा करके समीरा को सीढ़ियां उतरने की सलाह दे दी थी। समीरा ने इस पल में अपने गुस्से को कैसे संभाला था, ये सिर्फ उसका दिल जानता था। मन ही मन वो मरियम को न जाने क्या क्या सुना चुकी थी, लेकिन अपनी इमेज बचाए रखने के लिए चक्कर में वो जरा भी मिसबिहेव नहीं करना चाहती थी। आंटी, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि आदित्य ठीक तो है ना? आपके पास इस रूम की की है क्या? समीरा ने पूछा। एक्चुअली उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। आई एम सो वरीड अबाउट हिम, उसने आगे कहा। उसकी बात सुनकर एक बार को मरियम भी टेंशन में आ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और फिर कहा, मैडम, ऐसा नहीं है कि मैं आपको चाबी नहीं देना चाहती हूँ। मुझे खुद भी आदित्य बाबा की चिंता है, लेकिन मेरे पास इस कमरे की चाबी नहीं है। सच कहूँ तो ये रूम नेहा मैडम का है और इसकी चाबी उनके अलावा सिर्फ आदित्य बाबा के पास होती है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मरियम ने सच सच बता दिया। नेहा का नाम फिर से सुनकर समीरा की आंखें गुस्से से भर गई थी। अब उसे समझ आया कि इस कमरे को देखते ही आदित्य के मुंह से उसका नाम क्यों निकला था। क्या ये रूम नेहा का है क्या? उसने बड़ी ही एग्रेसिव टोन में मरियम से पूछा। उसे एहसास भी नहीं होता था कि नेहा के बारे में सोचते ही उसके हाव भाव अपने आप बदल जाते थे। उसे तुरंत एहसास हो गया था कि मरियम से बात करते वक्त उसकी टोन सही नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जरा सा भी लापरवाही किसी के शक का कारण बने। सॉरी आंटी, एक्चुअली आदित्य के साथ मैंने भी थोड़ी पी ली थी। प्लीज डोंट माइंड माई टोन। समीरा ने तुरंत अपनी बात पर पर्दा डालने के लिए कहा। मरियम किसी भी बात का इशू नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। आप भी थक गई होंगी, आप भी घर जाकर रेस्ट करिए। आदित्य का ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ हूँ, यू डोंट हैव टू वरी। समीरा जितना आदित्य के पास जाने की कोशिश कर रही थी, मरियम उसे उतनी ही बार बाहर का रास्ता दिखा रही थी। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसका प्लान शायद अब काम नहीं करेगा। उसने अपनी तरफ से रुकने की बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन वो ये भी समझ गई थी कि मरियम के होते हुए आज ये संभव नहीं था। वो चेहरे से हंस तो रही थी, पर उसका गुस्से के कारण उसकी मुट्ठी ऐसे बंद हो गई थी कि उसके नाखूनों का निशान उसके हाथों पर पड़ चुका था। उस चुभन का दर्द उसके दिल के दर्द से तो बहुत कम था। बार बार उसके कानों में आदित्य की आवाज में नेहा का नाम गूंज रहा था। उसने एक फेक मुस्कान के साथ मरियम को बाय कहा और वहां से चल दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अच्छा खासा प्लान बर्बाद हो गया था। अगली सुबह जब आदित्य की नींद खुली तो उसे सर भारी महसूस हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वो अपना सर पकड़कर उठकर बैठा। उसे धीरे धीरे धुंधली तस्वीरों में कल जो कुछ भी हुआ वो याद आ रहा था। उसने आंख खोलकर अपने आसपास देखा तो अपना ही घर देखकर उसे कुछ सुकून मिला।
उसे एहसास हुआ कि वो अपने नहीं, नेहा के कमरे में था। उस कमरे में आज भी नेहा के होने का एहसास था, जिसे महसूस करके आदित्य मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि उसे नेहा की याद आ रही थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स इतनी आगे बढ़ चुकी थी, ये वो नहीं जानता था। तभी अचानक से उसे याद आया कि कल रात वो अकेले नहीं था, उसके साथ सिद्धांत भी था। ठीक से तो कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे धुंधले तस्वीर में ये जरूर याद था कि उसे यहाँ तक समीरा लेकर आई थी। समीरा की शक्ल याद करते ही आदित्य की भौहें सिकुड़ गई। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहाने के लिए बाथरूम चला गया। समीरा से जुड़ी किसी भी महक को अपने शरीर पर रखना नहीं चाहता था। यहाँ नेहा ने अपने नए ऑफिस में काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया था। बड़ी इंटेंसिव रिसर्च करने के बाद उसने बीके की इंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। कल रात उसने अपने 2 नए एक्टर को लेकर प्रोड्यूसर के साथ एक मीटिंग भी कर ली थी। उन एक्टर्स को 2 नए सक्सेसफुल शो के लिए साइन भी कर लिया गया था। नेहा के काम के बारे में जब बिक्की को पता चला तो वो हैरान रह गया। उसने तुरंत नेहा को अपने ऑफिस बुलाया। आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा था। उसने सोचा नहीं था कि इतने कम समय में नेहा काम को इस रफ्तार से पकड़ लेगी। थोड़ी देर के बाद जब नेहा उसके सामने पहुंची तो बिक्की खुश दिख रहा था। उस पर नेहा ने पूछा, तुमने मुझे बुलाया क्या? कुछ खास काम है क्या? बिक्की ने आज खास सफेद कलर का सूट पहन रखा था। अपने चेहरे की स्माइल और वेलकमिंग गेस्चर से वो नेहा को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन नेहा का ध्यान तो उसकी तरफ जरा भी नहीं था। ये देखकर बिक्की जरा निराश हो गया। लगता है तुम ठीक से सोई नहीं हो, उसने नेहा को देखकर पूछा। एक तरफ बिक्की बिल्कुल फ्रेश और वेल ड्रेस्ड दिख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा थकी हुई सी लग रही थी। कल रात आदित्य को बार में देखने के बाद उसे ठीक से नींद नहीं आई थी और उसी की वजह से आज उसके डार्क सर्कल और ज्यादा नजर आ रहे थे। क्या बिक्की के मन में नेहा को लेकर कुछ चल रहा था क्या वो आदित्य से बदला लेने के बहाने किसी और दिशा में ही बढ़ रहा था क्या नेहा और आदित्य फिर से मिल पाएंगे एक दूसरे से? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ अन्वय उपाध्याय चैनल पर।